का जो सीसीटीवी फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया और डीवीआर का एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया, जहां से एफएसएल के द्वारा कंफर्म कराया गया। इसमें जब देखने से ये पाया गया कि दिनांक 5 तारीख को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास पीड़िता हॉस्टल में ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ हॉस्टल में आती है, स्टेशन से यहाँ पहुँचती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे पे जो गेट एंट्री है उस पर फुटेज वगैरह है। इसमें दिखाया जाता है कि वो केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए निकलती हैं। सॉल्ट होता है। साथ ही साथ पूर्व में भी पीड़िता के द्वारा काफी कुछ 24/12 को मोबाइल में सर्च किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वे टू बाय साइनाइड पॉइजन टैबलेट्स, स्लीपिंग पिल्स इत्यादि इत्यादि। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंतव्य में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना का चर्चित मामला चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में नीट छात्रा की मौत मामला में अब ये जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही गई है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इस मामले में गठित एसआईटी टीम ने आज प्रेस वार्ता कर इस मामले की पूरी जानकारी दी। दरअसल इस मामले में जो तहकीकात है, जो एसआईटी की टीम जगह जगह जाकर तहकीकात की है, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी जो है वो आज मीडिया के सामने रखा गया है। ऐसे में देखा जाए तो कई मामलों से अभी भी पर्दा उठता नजर नहीं आ रहा है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अब ये सीबीआई के हाथ चला गया है ये पूरा मामला। हालांकि उसके परिजनों के लाख दबाव और उनके गुहार के बावजूद भी ये मामला अब तक ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है और ऐसे में ये सीबीआई को जिम्मा सौंप दिया गया है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना आईजी जितेंद्र राणा, साथ ही एसआईटी की पूरी टीम जो इस पूरे विस्तृत एसआईटी की टीम का हिस्सा थी। छोड़े जाते हैं उनके बातों के साथ। इस कार्ड पे पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं और साथ ही पॉक्सो कोर्ट के द्वारा निर्देश भी दिया गया है, जिससे आप लोगों को अवगत कराया जाए। कल भी कराया गया था और अभी भी आप लोग अवगत कराया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि जो पॉक्सो की धाराएं हैं, पॉक्सो एक्ट है और जो पॉक्सो कोर्ट का जो निर्देश है उसका आप लोग अक्षरशः अनुपालन करें। सर ये बताइए कि जो घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया और डीवीआर का एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया, जहां से एफएसएल के द्वारा कंफर्म कराया गया कि ये जो वीडियो है वो लगातार है और इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया गया। ये वीडियो जो है वो पूरे अलग जगहों का लगाया गया है, जो जितने भी रास्ते हैं सब जगह कवर करता है। इसमें जब देखने से ये पाया गया कि दिनांक 5 तारीख को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास पीड़िता हॉस्टल में ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ हॉस्टल में आती है, स्टेशन से यहाँ पहुँचती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे पे जो गेट एंट्री है उस पर फुटेज वगैरह है। इसमें दिखाया जाता है कि वो केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए निकलती हैं, जो बाथरूम जाती हैं और वापस आ जाती हैं और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो अपने कमरे में ही रहती हैं। उनको अपने कमरे से न निकलते देखा गया, ना ही किसी अन्य लड़कियों के द्वारा ये सूचित किया गया कि कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है। घटनास्थल का वहाँ का जब भौतिक निरीक्षण भी किया गया है तो पाया गया कि ये जो कमरा है वो 3रे फ्लोर पर स्थित है और अंदर में एक छोटी सी खिड़की है जिसपे जाली लगी हुई है और कमरे में आने के लिए केवल एक दरवाजा है जो सामने कॉरिडोर से आता है, जिसपे सीसीटीवी आच्छादित है। इसमें जब आगे एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि 6 तारीख को सुबह में करीब 9 बजे के आसपास हॉस्टल की वार्डन जो आती हैं वो पीड़िता को नाश्ता करने के लिए जगाती हैं, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। पुनः दोपहर में 3:50 बजे लंच के लिए जब नहीं आती हैं तो वार्डन के द्वारा वहाँ पे अन्य लड़कियों को जमा किया जाता है और उनके द्वारा नाम लेकर वहाँ के द्वारा खोलने की कोशिश की जाती है। वहाँ के बगल के गार्ड के मदद के द्वारा दरवाज़ा तोड़ा जाता है और तोड़ के उनको निकाला जाता है। इसमें जब इसके पहले में देखा गया तो पाया गया कि जो पीड़िता हैं वो 5 तारीख को दोपहर के 3:05 पे पटना जंक्शन पे पहुँचती हैं और पटना जंक्शन पर जिस ट्रेन से आती हैं उस ट्रेन का एनालिसिस किए। जब ये जंक्शन से उतरते हुए इनका वीडियो फुटेज अवेलेबल है और जब ये आती हैं तो फिर ये ऑटो रिक्शा में बैठती है। उसमें इसी हॉस्टल में रहने वाली एक अन्य लड़की भी इसमें रहती है और उनका भी बयान लिया गया है और जो टेम्पो चालक है उनका भी बयान लिया गया है और इन लोगों को साथ में आते हुए देखा गया। जो जिस ट्रेन से वो यहाँ आई थी उस ट्रेन का भी जाँच किया गया और पीड़िता के जो परिजनों के बयान और वैज्ञानिक अनुसंधान से ये पाया गया कि
5 तारीख को दोपहर 12:38 पे पीड़िता जहानाबाद में थी और इसके पूर्व 27 से लेकर 5 तारीख तक पीड़िता जहानाबाद में थी। कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रता अनुसंधान में ये बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे आई जो उनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब अपना बयान दर्ज करके अग्रता कांड दर्ज करेंगे। वे लोग महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें कहना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके बताएं। 9 तारीख को सब इंस्पेक्टर को फ़ोन आता है और वहाँ पे जाके फिर फर्ज बयान दर्ज होता है और जैसा बताया गया कि इसमें कांड दर्ज किया जाता है। क्योंकि इसमें जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदम कुआं थाना में प्रभार में चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें अग्रता कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। पदाधिकारी को फर्द बयान दिया गया, उस फर्द बयान को चित्रगुप्त नगर थाने को अग्रसारित किया गया। फर्द बयान प्राप्त होने के साथ ही वहाँ पे उस फर्द बयान के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई सुसंगत धाराओं में। सूचना प्राप्त होने के साथ ही चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस पदाधिकारी एवं एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल जो बताया गया था फर्द बयान में उसका वृहद रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले तो ये पाया गया कि पूरे घटनास्थल पे सीसीटीवी का व्यापक कवरेज मौजूद है। सीसीटीवी के डीवीआर का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के उपरांत उसे विधिवत जब्त करके एफएसएल जांच हेतु अग्रसारित कर दिया गया। साथ ही साथ एफएसएल के द्वारा घटनास्थल पे जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद थे उन्हें विधिवत सीज करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही साथ जो भी संबंधित वहाँ पे लोग थे इस घटना से, जैसे उस हॉस्टल के वार्डन हो गए, वहाँ रहने वाली अन्य लड़कियाँ हो गई, गार्ड्स हो गए, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में पीड़िता के परिवारजन थे और डॉक्टर जिन्होंने उनका इलाज कर रहे थे, उन सभी का बयान लिया गया। उन सभी के बयान का वीडियो भी बनाया गया। साथ ही साथ ये उसके बाद परिवार के द्वारा अनुसंधानकर्ता को पीड़िता के कमरे से मिले एक दवा के खाली स्ट्रिप प्रदान किए गए। उस दवा का नाम एमिटोन प्लस है। साथ ही साथ फैमिली के द्वारा ही पुलिस को 5 कपड़े प्रदान किए गए। परिवार के द्वारा बताया गया कि यह वही कपड़े हैं जो कि पीड़िता पहन रखी थी और हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें दिए गए थे। साथ ही साथ पीड़िता का मोबाइल फ़ोन भी उपलब्ध कराया गया। इन सभी को अग्रतर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इन सब की सूची बनाई गई। साथ ही साथ अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला कि पीड़िता का उम्र 18 से कम है, वो जुवेनाइल है, अतः इस कांड में पॉक्सो एक्ट के धाराओं का भी समावेश किया गया। के क्रम में यह बात निकल कर आई कि 27/12/25 को विक्टिम अपने फैमिली जिसमें उसके माता पिता और भाई है उसके साथ पटना स्थित हॉस्टल से जहानाबाद एक गाड़ी से जाती है, स्कॉर्पियो गाड़ी से। इस बात का सत्यापन फैमिली मेंबर्स के बयान से भी होती है। जहानाबाद जाने के क्रम में जहानाबाद में ही अरवल मोड़ पे उनके द्वारा गाड़ी रोककर एक मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन खरीदे जाते हैं पीड़िता और उनके फैमिली के द्वारा। उन मेडिसिन में एमिटोन प्लस भी था, उसके साथ कुछ अन्य भी मेडिसिन थी। इसका सत्यापन जो हमें स्ट्रिप मिले थे उनके ये परिवार के द्वारा जो सुपुर्द किया गया था उसके बैच नंबर से उसका मिलान किया गया। बैच नंबर के मिलान करने से यह पाया गया कि यह उसी बैच नंबर की दवा है। साथ ही साथ कि पीड़िता के यूपीआई बैंक अकाउंट से भी इसे वेरीफाई किया गया। उसके साथ साथ इसका सत्यापन दुकानदार के बयान साथ साथ फैमिली मेंबर के बयान से भी हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मेडिसिन फैमिली के द्वारा उस दिन जहानाबाद अरवल मोड़ के पास एक दुकान से खरीदी गई थी, जो बाद में फैमिली के द्वारा पुलिस को हैंड ओवर किया गया था। साथ ही साथ हमें पीड़िता का मोबाइल मिला था जिसकी फोरेंसिक जांच कराई गई। फोरेंसिक जांच में काफ़ी सारे तथ्य निकल कर आए। उसमें से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 5 तारीख को ही उन्होंने उसी एमिटोन प्लस के केमिकल कॉम्बिनेशन को सर्च किया था जो उसका
सॉल्ट होता है। साथ ही साथ ये पूर्व में भी पीड़िता के द्वारा काफ़ी कुछ 24/12 को मोबाइल में सर्च किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वे टू बाय साइनाइड पॉइजन टैबलेट्स, स्लीपिंग पिल्स इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ हमें अनुसंधान के क्रम में हॉस्टल के रूम से एक पीड़िता की पर्सनल डायरी भी मिली है। डायरी का भी विश्लेषण किया गया है। डायरी में जो उन्होंने जो बातें लिखी है उससे ये पीड़िता की मानसिक स्थिति और उनके जो परिस्थिति थी घटना होने के पूर्व, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डायरी को भी एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाजरत रही। अनुसंधान के क्रम में प्रभात मेमोरियल से ट्रीटमेंट एवं डिस्चार्ज रिकॉर्ड को प्राप्त किया गया। प्रभात मेमोरियल द्वारा निर्गत डिस्चार्ज समरी में, जो कि लामा है, उनमें निम्नलिखित कारण अंकित किए गए हैं: alleged case of opioid poisoning, drug-induced hepatitis, head injury with severe cerebral edema, refractory septic shock, hypokalemia, hypocalcemia, viral meningitis, hypothyroidism। इलाज के क्रम में ही पीड़िता का यूरिन टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जहां ओपिएट एवं बेंजोडाइजेपिन स्क्रीन यूरिन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात पीड़िता मेदांता अस्पताल में इलाजरत रही, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मेदांता द्वारा प्राप्त डेथ समरी में डायग्नोसिस एंड कॉज ऑफ डेथ में निम्नलिखित कारण अंकित किए गए हैं: रिफ्रैक्टरी शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, ओपिएट एंड बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग। मेदांता में पीड़िता के मृत्यु के पश्चात मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर वीडियोग्राफी करते हुए पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंतव्य में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। प्रभात मेमोरियल अस्पताल एवं वेदांता से प्राप्त मेडिकल रिकॉर्ड्स, पीएम रिपोर्ट, पीएम वीडियो को पटना एम्स में स्पष्ट मंतव्य हेतु अग्रेसारित किया गया है। जांच के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए पीड़िता के वस्त्रों में से एक अंतवस्त्र में से वीर होने का प्रमाण मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक रूप से एफएसएल के द्वारा डीएनए सीक्वेंसिंग किया जा रहा है। एसआईटी टीम के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के पश्चात अन्य संभावित संदिग्धों का डीएनए सैंपलिंग कराया जा रहा है। सीबीआई के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है, तो इस पे और कोई भी सीबीआई तो अभी टैकल की नहीं है। घटना यहाँ हुई थी या जहानाबाद में हुई? पहले ये बात कैसे सामने आई कि रेप नहीं हुआ है? घटना कहाँ हुई थी? मिसलीड क्यों कर रही थी इस पूरे केस को? घटना कहाँ हुई है सर? किया गया कि रेप नहीं हुआ है? पटना में हुआ है या जहानाबाद में हुआ है? पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ है सर, दोबारा फिर जो तथ्य उससे अवगत करा दिया गया। अगर घटना कहाँ हुई है? पुलिस क्या कर रही है?